Good morning, dear students of Times. Welcome you back at the Times coaching platform. दोस्तों आप सभी लोगों का टाइम्स कोचिंग में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में गौरव माहुर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। और गुड मॉर्निंग, प्रणाम टू यू ऑल। चलिए, अब आज का जो नया टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो अब हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से। तो हम लोग नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे अपनी सेशन को और देखते हैं इकोनॉमिक्स में ये नेशनल इनकम क्या है। धनराज जी कह रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन सर। बिल्कुल, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं हम बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस डिस्कस होंगे बाद में। पहले हम लोग आज की क्लास में कॉन्सेप्चुअल टॉक करेंगे नेशनल इनकम का, राइट। सो नेशनल इनकम से क्लास शुरू हो रही है आप लोगों की। तो चलिए देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। तो बाकी जो शांतनु, गौरव, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो वो जो उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग नेशनल इनकम से शुरू कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, राइट। हाँ, बिल्कुल टेंशन न लें भाई प्रशांत जी, धनराज, शांतनु। अब मुझे लगता है इतना बताने के बाद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, तो वो बताते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल टॉक करेंगे। मनीषा कुमारी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला जो आपका पार्ट था वो मैंने आपसे कहा कि भाई थोड़ा सा यार, तो इन्फ्लेशन और वो दे दो कपड़ा। सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो मैंने कहा ना, उस दिन बहुत सारी प्रॉब्लम आई, वो क्लास नहीं हो पाई। तो हम लोग इन्फ्लेशन से नेशनल इनकम से शुरू कर रहे हैं, राइट। चलिए, अब नो मोर डिस्कशन ऑन दैट। नेशनल इनकम में सबसे पहले ये बात करेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ फैक्चुअल बातें। फैक्चुअल बातें क्या, जैसे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये कि हमारे हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, मार कर देना। तो जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, तो नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है, नेशनल इनकम का जो मापन है, इट इज मेजर्ड बाय, इसका जो मापन है वो करता है CSO। इट इज मेजर्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं तो वो हिंदी में मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे और आप लोगों की कॉपी मेरे साथ साथ खुली होनी चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान में, इसका कैप है क्या? सो हमारे हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, इसके मेजरमेंट का काम कर रहा है कौन? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एक हमारे हिंदुस्तान में CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, जिसका काम है वार्षिक आधार पर, एनुअली, हमारे हिंदुस्तान में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। अर्थात हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनली, जो और नेशनल लेवल पर एनुअली, वार्षिकी आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन करने का काम करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। तो दोस्तों, इसी प्रकार का पहले इसको ऑर्गेनाइजेशन कहा करते थे, लेकिन आजकल इसको ऑफिस कहने लगे हैं, जयप्रकाश। तो हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो CSO के द्वारा होता है, और ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल बातें करते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। जैसे दोस्तों, सबसे पहली बार नेशनल इनकम का फर्स्ट एस्टिमेशन का मतलब है सबसे पहली बार नेशनल इनकम को आकलन किया गया, और सबसे पहली बार हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय आय है उसका मेजरमेंट करने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नावरोजी। दोस्तों, दादा भाई नावरोजी साहब ने
1867 1868 में पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन हैं। तो सर्वप्रथम हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय आय है इसका कैलकुलेशन किया दादा भाई नौरोजी साहब ने। अब मैं इनसे संबंधित कुछ आपको जी के बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। दादा भाई नौरोजी को हमारे हिंदुस्तान में ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी जी के बारे में बताएं तो दादा भाई नौरोजी हमारे हिंदुस्तान में ना कि सबसे पहली बार नेशनल इनकम, बल्कि इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बार जनगणना सेंसस भी कंडक्ट किया था। और ये बात है 1972 की लॉर्ड मेयो के समय में। तो लॉर्ड मेयो के समय में हमारे हिंदुस्तान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनगणना सेंसस करने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी साहब ने 1872 में जो जनगणना की थी वो संगठित तौर से और कंप्लीटली और सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और हमारे हिंदुस्तान में जो सक्सेसफुल और कंप्लीट जनगणना हुई वो 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के समय में। और लॉर्ड रिपन के समय में जो 1881 में जनगणना हुई वो भारत की पहली सफलतापूर्वक जनगणना थी। उसके बाद अगर हम देखें तो आखिरी जनगणना 2011 में हुई और नेक्स्ट जनगणना 2021 में होगी। जो जनगणना 2011 में हुई वो भारत की 15th नेशनल सेंसस 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो वो 15वीं जनगणना थी। अगर हम लोग ऐसे बात करें कि आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना कौन सी थी, तो दोस्तों वो जनगणना 7वें नंबर की थी। तो पहली जनगणना जो दादा भाई नौरोजी जी ने कंडक्ट कराई 1872 में वो एक असफल और गैर संगठित जनगणना थी। दोस्तों उसके बाद से हमारे हिंदुस्तान में 1881 में पहली बार संगठित रूप से जनगणना हुई और तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय सेंसस, नेशनल सेंसस लगातार होने लगा। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दादा भाई नौरोजी जी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का प्रयोग करके इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में इकोनॉमी में बहुत सारे योगदान दिए हैं। और इनकी एक बहुत फेमस किताब भी है Poverty and Un-British Rule in India. So Poverty and Un-British Rule in India is a famous book which was written by दादा भाई नौरोजी। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इसी प्रकार से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्रैंड ओल्ड विमेन किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को हम ग्रैंड ओल्ड विमेन कहते हैं। तो ऐसे हम कहेंगे नेशनल इनकम का सर्वप्रथम कैलकुलेशन करने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हैं 1867 1868 में। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है इसका सबसे पहली बार साइंटिफिक मेथड से इसका सबसे पहली बार साइंटिफिकली कैलकुलेशन कब हुआ। तो हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आय का साइंटिफिक तरीके से सबसे पहली बार कैलकुलेशन करने वाले व्यक्ति हैं प्रोफेसर V.K.R.V. राव साहब। और ये बात है 1931 1932 1931-32 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का और साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट करने वाले व्यक्ति प्रोफेसर V.K.R.V. राव साहब है। सो दोस्तों ये अभी हम कुछ फैक्चुअल बातें कर रहे हैं नेशनल इनकम की। इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल टॉक करेंगे, इसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ज़रा देखते जाइए, आज की क्लास एक बहुत वंडरफुल क्लास होगी और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे। और अगर नेशनल इनकम से आप लोगों के एग्जाम में इंक्लूडिंग CDS PCS तक के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं गारंटेड सारे क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे और इस टॉपिक के खत्म होने के बाद नेशनल इनकम से रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। बस आप लोगों का प्यार टाइम्स कोचिंग में बना रहे तो देखो आप लोगों को कितना ज्ञान मिलता है, इसकी एश्योरिटी टाइम्स कोचिंग आपको देता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है
जो राष्ट्रीय आय है इसका सबसे पहली बार ऑफिशियली एस्टिमेशन किया गया। ऑफिशियली का मतलब है औपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर का मतलब है सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक तौर का मतलब है सरकारी तौर पर। तो दोस्तों वो हैं पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस साहब ने हमारे हिंदुस्तान में नेशनल इनकम को, वहाँ एक कमेटी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय समिति, जिसका गठन हुआ 1949 में। तो 1949 में भारत में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई और नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई। इस नेशनल इनकम कमेटी ने भारत में सबसे पहली बार, जिसके हेड थे पीसी महालनोबिस साहब, और पीसी महालनोबिस साहब हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्टैटिशियन थे और बहुत बड़े एक सांख्यिकर्ता थे, स्टैटिशियन थे। पीसी महालनोबिस साहब ने ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में सबसे पहली बार ऑफिशियली एस्टिमेशन किया नेशनल इनकम का, बल्कि दूसरा 5 ईयर प्लान का स्ट्रक्चर जो हमारे हिंदुस्तान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जो 1956 से 1961 तक थी, और 1956 से 1961 तक जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल भी पीसी महालनोबिस साहब ने ही दिया था। तो दोस्तों पीसी महालनोबिस साहब का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बार ऑफिशियली नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। तो ये थे कुछ फैक्ट्स नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सारे फैक्चुअल बातें हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। और दोस्तों जो लोग हिंदी कर रहे हैं उन्हें एक बात बता दें कि हिंदी में लिखना बोर्ड पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, लेकिन आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, सिर्फ ये पढ़ें कि टीचर बोल क्या रहा है। और मैं 100% अपनी क्लास में बाइलिंगुअल टॉक करता हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी बोल रहा हूँ। अगर आप डंडा करोगे कि गुरुजी सिर्फ हिंदी में भी लिखो तो बड़ा भैया बहुत मुश्किल है। अब ये सारी चीज़ें शिवेंद्र कुमार, क्या मैं हिंदी में भी लिखूं? तो बोल तो रहा हूँ भाई, जरा ध्यान से समझिए कि क्या चल रहा है। राइट ना, अब हम थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल टॉक करेंगे और अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा नेशनल इनकम का। और ये टॉपिक तकरीबन 3 घंटे का टॉपिक होगा, मतलब आज की क्लास और अगली क्लास। अगर मूड बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है 4 साढ़े 4 घंटे तक का भी ये टॉपिक खिंच सकता है। और डेफिनेटली इसको मैं 4.5 घंटे तक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग जरा कमर कस लीजिए और बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करिए। राइट ना, इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग ने ये फैक्चुअल बातें की कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, नेशनल इनकम के कुछ फैक्ट्स देखे। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, और वो क्या, अब हम बात करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। तो हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उसके मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो आज की क्लास में अब हम बात करेंगे डिटेल में कि हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय आय का आकलन सीएसओ करता है वो कौन कौन से मेथड से करता है। तो सबसे पहला मेथड है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रोडक्ट मेथड। इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, हिंदी में कहते हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, इसी विधि में शायद भाई आमिर, विधि में छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी? छोटी। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों विधि, इसी का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, और हिंदी में कहते हैं निर्गत विधि। इसी का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, हिंदी में कहते हैं मूल्य संवर्धन या मूल्य योग विधि। मूल्य संवर्धन या मूल्य योग विधि।
तो जो सबसे पहला मेथड है जिसके द्वारा हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, इसे कहते हैं उत्पाद विधि। अब ये प्रोडक्ट मेथड और उत्पाद विधि क्या है, जरा ध्यान से समझिए। भाई देखो, मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है, पूरे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय आय है, इसका आकलन सीएसओ के द्वारा होता है। हमें बोतल पास करना। इसका जो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो सीएसओ के द्वारा होता है, और सीएसओ के पास जो सबसे पहला मेथड है जिसके द्वारा सीएसओ नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करता है, वो है दोस्तों क्या, एक मिनट रुको जरा पानी पी के आता हूं। दोस्तों जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो सबसे पहली बार जो हमारे हिंदुस्तान में एनुअली राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, तो सीएसओ के पास सबसे पहला मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसे बोलते हैं उत्पाद विधि। आखिर देखो, प्रिंस राज फ्रॉम छपरा कह रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या है, पहले ये बताएं। तो प्रिंस राज फ्रॉम छपरा, आप लोग को बता दूं मैं कि जो पढ़ा रहे हैं तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करके पढ़ लो, और ज़्यादा टीचर को मत सिखाओ कि पहले क्या बताएं और बाद में क्या बताएं। तो प्रिंस राज फ्रॉम छपरा, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। आप चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, पेन पेपर उठाओ, कॉपी खोलो और लिखते रहो। और आपको नेशनल इनकम क्या है ये पहले बताना है, बाद में बताना है। टीचर को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये टॉपिक पिछले कई सालों में 6000 से भी ज़्यादा बार टीचर पढ़ा चुका है, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो जो सीएसओ है, तो सीएसओ के पास जो नेशनल इनकम है, इसको कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कितना प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हो रहा है, इसकी मदद से सीएसओ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। आखिर कैसे प्रोडक्शन की मदद से, आखिर कैसे उत्पादन विधि की मदद से हमारे हिंदुस्तान में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है, जरा आपको ये सिखाते हैं कि आखिर कैसे उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं, तो जरा ध्यान से समझिए। राइट, देखिए, तो कैसे उत्पादन विधि से पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। राइट, बिल्कुल गौरव माथुर, आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको ये मैं सिखा रहा हूं कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में कितना प्रोडक्शन है, इसकी मदद से नेशनल इनकम निकालते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए। तो राइट, तो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं। जैसे सबसे पहला सेक्टर कहलाता है प्राइमरी सेक्टर, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है एक वो क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली लैंड, भूमि या उनसे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कृषि हो गया, जैसे प्लांटेशन हो गया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया, जैसे फिशरीज, मछली पालन हो गया, फॉरेस्ट्री, वन बाग वगैरह करना, दोस्तों माइनिंग, खनन, इन्हें हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सो दोस्तों, ये सारी गतिविधियां हमारे हिंदुस्तान के प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जो भी गतिविधि भूमि और उनसे संबंधित गतिविधियों से संबंधित हो, उस क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, इनमें से कौन सी गतिविधि या कौन सी एक्टिविटी
प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है या कौन सी नहीं आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लोग हमारे हिंदुस्तान में और प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। अब देखो हाई लेवल पॉइंट्स, सो दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर्स आर कंसीडर्ड एज रेड कॉलर वर्कर्स। क्यों हम उन लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं? क्योंकि दोस्तों वो डायरेक्टली सनलाइट के अंडर में काम करते हैं, डायरेक्टली ओपन एरिया में सूर्य की रोशनी में काम करते हैं। अगर आपको सूर्य सनलाइट में खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारी टाट लाल हो जाएगी, मतलब बिल्कुल चमक जाएगी। कैसे, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी तो और भी ज़्यादा। सो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो लोग प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा एक और सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो द्वितीय क्षेत्र है, इसे इंडस्ट्रियल या इसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कहा जाता है। इसे इंडस्ट्रियल एवं प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो इसे औद्योगिक एवं उत्पादन क्षेत्र भी कहते हैं। जरा ध्यान से समझिए, वो लोग जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स कच्चा माल लें और उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलें। जब हम प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेते हैं और फिनिश्ड अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं तो सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी, द्वितीय, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, प्रोड्यूसिंग, उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। मतलब दोस्तों जैसे मैंने वीट लिए प्राइमरी सेक्टर से और उन्हें प्रोसेस्ड किया और कन्वर्ट किया इनटू ब्रेड और बनाई उसकी ब्रेड, तो ऐसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। मतलब पूरे आपके आसपास जो भी उत्पादन हो रहा है और जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, देखिए ये मार्कर हो गया, ये माइक हो गया, ये कैमरा हो गया, ये एलईडी टीवी हो गई, ये एयर कंडीशनर हो गया, गाड़ियां हो गई, जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों दो सेक्टर हो गए इकोनॉमी के, एक तो प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको बता दूं कि जो लोग सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। सो दोस पीपल हु आर वर्किंग इन द सेकेंडरी सेक्टर आर कंसीडर्ड एज और कॉल्ड एज और नोन एज द ब्लू कॉलर वर्कर्स। सो दोस्तों क्योंकि वो डायरेक्टली जैसे आप गैस की फ्लेम को देखिए, घर में जो गैस है आपके, तो आप गैस की फ्लेम को देखिए तो ब्लू दिखती है। तो मतलब जो आप जैसे प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे आग, मतलब वहाँ पे हम फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द ब्लू कलर, तो इसलिए हम इसे ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे अर्थशास्त्र में जो हम पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ इसलिए कि हमने पढ़ लिया रट्टा मार लिया, ना, अगर मैंने कहा कि रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? सो देयर मस्ट बी सम लॉजिक। क्यों ब्राउन कॉलर या ब्लैक कॉलर नहीं कहते हैं? सो दोस्तों वहां रेड कॉलर इसलिए क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट, आप सूरज को देखिए अभी बिल्कुल लाल चमकता हुआ दिखेगा, इसलिए उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कह रहे हैं। अगर आप देखिए जब प्रोडक्शन हो रहा है तो फ्यूल बर्न हो रहा है और बर्न हो रहा है तो ब्लू कलर में लाइट दिख रही है, तो उसे ब्लू कॉलर्स कहते हैं। और इस तरीके से आप लोगों को बहुत लंबे समय तक बिना कंफ्यूजन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। सो दोस्तों ये दो क्षेत्र हो गए इकोनॉमी के, एक तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। इसके अलावा एक और सेक्टर मॉडल होता है, सेक्टर होता है इकोनॉमी का, नॉट मॉडल, उसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, हिंदी में कहते हैं तृतीय क्षेत्र, और इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब जो भी आप सेवाएं देख रहे हैं, जैसे टीचिंग, जैसे बैंकिंग, जैसे इंश्योरेंस,
जैसे टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, इन्हें हम लोग सर्विस सेक्टर, इन्हें हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। सो दोस्तों, ये 3 सेक्टर्स हो गए इकोनॉमी के। ना अभी किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बात बताई जाएंगी। बस आप ध्यान से, इत्मीनान से, पेशेंसफुली और पॉजिटिवली बहुत बढ़िया से ज्ञान को प्राप्त करें, तो ऐसी अर्थव्यवस्था सुधरेगी तुम्हारी कि तुमने कल्पना भी नहीं की हो। दोस्तों, इस प्रकार से इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बस सुनते जाओ और टाइम्स कोचिंग पे अपना भरोसा बनाते जाओ। भाई ऐसा जनरल स्टडीज, ऐसा जीएस स्पेशल पढ़ाएंगे हम सभी लोग मिलकर कि दोस्तों आपने इतने कम फी में कभी इमेजिन नहीं किया होगा, और पूरा जी जान लगाएंगे। बस उसके बदले चाहिए तो क्या, आप लोगों का प्यार। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों तीसरा सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ज्ञान दे दूं कि जो लोग सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। सो दोस पीपल हु आर वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर आर कंसीडर्ड एज व्हाइट कॉलर वर्कर्स। जितने भी आपने प्रोफेशनल सर्विस मैन देखे होंगे तो वो हमेशा जनरली व्हाइट शर्ट वियर करते हैं। मतलब जो लोग सर्विस, जैसे लॉयर को देखिए आप, डॉक्टर की ड्रेस देखिए, सो दे जनरली वियर व्हाइट। सो इसलिए हम लोग सर्विस सेक्टर के लोगों को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। सो दोस्तों, ये हो गए 3 सेक्टर्स हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। चलिए, हम लोग जैसे कि डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे प्रोडक्ट मेथड से, कैसे उत्पादन विधि से पूरे देश का नेशनल इनकम कैलकुलेशन होता है, और नेशनल इनकम क्या होता है ये बाद में और बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकलता है, तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, सीएसओ हमारे हिंदुस्तान में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करता है। सीएसओ ने देखा क्या कि 1 साल के अंदर प्राइमरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, राइट। सीएसओ ने देखा कि हमारे देश में 1 साल में, 1 साल बोले तो 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 वित्तीय वर्ष में, तो 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 वित्तीय वर्ष में पूरे हिंदुस्तान में टोटल प्रोडक्शन, पूरे हिंदुस्तान में कुल उत्पादन कितना हुआ। तो मान लो वीट, राइस, ब्ला ब्ला ब्ला, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशरीज, माइनिंग, इन सब से जो उत्पादन हुआ उसकी कोई ना कोई वैल्यू आई। मान लो इतने हजार या इतने लाख करोड़ का हुआ, तो एक वैल्यू आ गई। प्लस सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में 1 साल में कितना उत्पादन हुआ, वहां पर भी कोई ना कोई वैल्यू आई, कितने लाख करोड़ का हुआ। प्लस टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में 1 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो वहां पर भी जैसे कितने की बैंकिंग प्रोड्यूस हुई, कितनी टीचिंग प्रोड्यूस हुई, कितना इंश्योरेंस प्रोड्यूस हुआ, कितने का टेलीकम्युनिकेशन के प्लान्स बिके। तो दोस्तों, इस तरीके से शांतनु बिल्कुल वेबसाइट पे चल रहा है, आप अच्छी तरह देखिए। अरे चलता नहीं होता तो फिर तू कमेंट कैसे कर लेता, ये बता, है ना। सो दोस्तों, कैसे, तो हमारे हिंदुस्तान में ये 3 सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को देखा, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर। जब इन तीनों सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को हमने ऐड किया, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, जब इन तीनों सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को ऐड किया तो उसे हमने कहा ग्रॉस, सकल। तो ग्रॉस का मतलब है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, का मतलब देश के अंदर, और पी का मतलब प्रोडक्ट। दोस्तों, जब इन तीनों सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को देखा और उसे हमने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हमने बोला सकल घरेलू उत्पाद। जब तीनों सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को देखा तो इसे बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जब ये जीडीपी कैलकुलेट हुआ तो इस जीडीपी को घुमाया, फिराया, फिरकी लगाया और इसके द्वारा निकाला क्या, नेशनल इनकम। आखिर जीडीपी को और अच्छे से कैसे समझेंगे ये अपने आने वाली क्लास में आप देखेंगे। तो अभी आने वाली क्लास में मैं जीडीपी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। यहां पर आज की क्लास में मैंने सिर्फ जीडीपी का एक रफ आइडिया आप लोगों को दिया है, लेकिन अभी मैं जीडीपी को बहुत डिटेल में बताऊंगा इसी नेशनल इनकम के टॉपिक में। और दोस्तों,
कैसे जीडीपी को घुमाते फिराते फिरकी लगाकर नेशनल इनकम निकालते, ये भी नेशनल इनकम की क्लास में आप सीखेंगे। और वहां बताऊंगा कि नेशनल इनकम कहते किसको हैं। जो बीच में कोई बच्चा चुलचुला रहा था और प्रिंस राज फ्रॉम छपरा और कह रहा था कि पहले नेशनल इनकम बताओ होता क्या है, तो दोस्तों कब बताना है, कैसे बताना है, सब हमें पता है। बस आप लोग इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ते जाइए। चलिए दोस्तों, सो दूसरा मैथड, हाँ, तो हमने ये देखा कि कैसे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन की मदद से नेशनल इनकम निकला। बस कमेंट में ये बता दो कि समझ में आ गया या नहीं, थोड़ा आइडिया आपको मिला प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालने का या नहीं मिला। फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। राइट सर, टोटल प्रोडक्ट एग्जैक्ट तो नहीं मालूम होता होगा। यस, तो आपको बता दूं कि जो नेशनल इनकम की वैल्यू आती है वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट तो कभी पॉसिबल नहीं है। बहुत सही प्रिंस राज फ्रॉम छपरा ना। धनराज क्लियर, अश्वनी कुमार यस सर। सर जीडीपी को कौन कैलकुलेट निकालता है? धनराज भाई ये देखिए यार, ये पहली बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है इसका कैलकुलेशन सीएसओ करता है, तो सारी चीज़ें सीएसओ के अंदर ही आती हैं। चलिए दोस्तों, सब लोग कह रहे हैं समझ आ गया। रोहित शर्मा सर तो अभी तो मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। सो पूरा आइडिया मिल गया सर, थैंक यू सो मच जयप्रकाश। सो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में कैसे प्रोडक्ट मेथड से, दोस्तों बस ईमानदारी से एक शब्द बोलो, क्या बिल्कुल आपको फील हो रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं कि बिल्कुल ऑफलाइन की तरह टीचर आपके सामने खड़ा है और आप लोगों से बातें कर रहा है? मुझे लगता है जब आप ऑफलाइन में बैठे होते तो मैं इतना इंटरेक्शन आप लोगों से नहीं करता और आप लोग भी इतना ज़्यादा जवाब नहीं दे पाते, ना मैं सबकी बातें सुन पाता। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा स्वाद आ रहा होगा। जल्दी एक बार बताओ बात सही है या नहीं। चलिए दोस्तों, तो कैसे प्रोडक्शन की मदद से नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट किया, इसका आइडिया आपको थोड़ा बहुत लग चुका है। राइट ना, चलिए इसके आगे हम लोग कुछ और बातें करते हैं। ना कि थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं आपको कि मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को जोड़कर निकला जीडीपी, और इस जीडीपी की सहायता से निकाला नेशनल इनकम। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक बात बता दूं, ओके रोहित शर्मा जी। सो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने कहा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, इन तीनों सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन को बोला जीडीपी। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। राइट, सो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो टर्शरी सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्र है, इसका हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान होता है। वहीं पर हम आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस समय हिंदुस्तान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान प्राइमरी सेक्टर का था। दोस्तों आज की डेट में हमारे जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सर्विस सेक्टर का है, लेकिन आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर का था, क्योंकि दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश था और है आज भी। भले ही सर्विस सेक्टर का योगदान जीडीपी फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा लोग, लगभग 49% भारत की जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रही है। दोस्तों वहीं पर एक और बढ़िया सा ज्ञान दे दूं कि जो वर्तमान सरकार है, इसका प्रयास है कि भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र का होना चाहिए। आज भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। आज़ादी के समय प्राइमरी सेक्टर का था, हमने प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली स्विच कर लिया टू द सर्विस सेक्टर। लेकिन
अब हमारी सरकार सर्विस से सेकेंडरी सेक्टर में स्विच करना चाहती है, अर्थात हमारे देश की सरकार चाह रही है कि सबसे ज़्यादा योगदान सेकेंडरी सेक्टर से होना चाहिए, द्वितीय क्षेत्र से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट में रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, फिर हमें विदेशों से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे और हम अपने देश में ही उनका भरपूर प्रयोग, उनका उत्पादन कर सकेंगे, जिससे हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जीडीपी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में वो प्रोडक्ट जब देश में ही प्रोड्यूस होंगे तो हमें उनका इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब हम उनका आयात और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो, जो विदेशी मुद्राएं हैं, यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, इन सब का जो आउटफ्लो है, देश के बाहर जाना है, वो रुक जाएगा। सो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो देश की सरकार है उसका योगदान, उसका इस समय टारगेट है, लक्ष्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर का होना चाहिए। राइट ना, इस तरह से हम देखें तो सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को देखा जाए, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखी जाए, जैसे मुद्रा बैंक सरकार ने बनाई, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे कार्यक्रम सरकार ने बनाए। दोस्तों इन सब बातों से लगता है कि सरकार वांट्स टू बूस्ट द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, जिससे हमारे देश का प्रोडक्शन सेक्टर मजबूत हो सके। राइट, तो दोस्तों ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं। राइट, चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को एक लमसम आइडिया दे दूं तो ये कम से कम 15-17% के लगभग प्राइमरी सेक्टर का योगदान है आज। इसका अगर आप ऑन एन एवरेज मान लो तो 25% है, इसका मान लो तो 50% है। बाकी हर साल ऊपर नीचे होता रहता है एग्जैक्ट। तो कभी हम इकोनॉमी के डेटा की डिस्कशन करेंगे, द प्रेजेंट डेटा ऑफ इकोनॉमी, तो वहां पर बताएंगे कि प्राइमरी सेक्टर में 17.4% है, सेकेंडरी सेक्टर में 23 पॉइंट इतना है। लेकिन अभी की क्लास में मैं चूंकि आपको एक ओवरव्यू, एक आउटलुक दे रहा हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसका मान के चलो 15 के लगभग, इसका 25 के लगभग और इसका 50-55 के लगभग, जो भी इनमें से प्लस माइनस करते जाओ, तो ये है इस समय हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर का योगदान। राइट ना, अगर आप चाहते हैं तो मैं और डिटेल में पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। आज की क्लास में टाइम मिला तो थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कुछ। चलिए दोस्तों, पहला मेथड यहां पर रोकते हैं, यहां पर खत्म करते हैं कि आखिर प्रोडक्शन, आखिर उत्पादन की मदद से राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट होता है, ये आप लोग सीख चुके हैं। दूसरा मेथड जो हमारे हिंदुस्तान में सीएसओ के पास है नेशनल इनकम का, वो है कौन सा? तो सेकंड मेथड है दोस्तों जिसे बोलते हैं इनकम मेथड। भारत में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड है, जो दूसरी विधि है, उसे बोलते हैं इनकम मेथड और हिंदी में बोलते हैं आय विधि। तो दोस्तों इनकम मेथड, आय विधि की मदद से भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। तो पहला मेथड हमने देखा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड। आखिर इस इनकम मेथड, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे होता है? कृतिका श्रीवास्तवा, गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, इसका ज्ञान अब आपको दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इनकम को ऐड कर दूं, अगर मैं देखूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने कितनी इनकम कमाई एक साल में, इनकम कहां कहां से कमाई, तो इन लोगों ने जो इनकम कमाई कहां से, जरा देखिए, इन्होंने रेंट से जो पैसा कमाया, इन्होंने वेजेस या सैलरी से जो पैसा कमाया, इन्होंने इंटरेस्ट ब्याज से जो पैसा कमाया, इन्होंने प्रॉफिट लाभ से जो पैसा कमाया, इन्होंने रिटायरमेंट पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन से जो पैसा कमाया, सेवानिवृत्त पेंशन से जो पैसा कमाया, इन्होंने प्रोविडेंट फंड
पीएफ से जो पैसा कमाया। भाई रेंट क्या होता आप लोग जानते हैं, इंटरेस्ट क्या होता आप लोग जानते हैं, प्रॉफिट क्या होता आप लोग जानते हैं, वेजेस क्या होता आप लोग जानते हैं। हाँ, सीएसओ को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। विनय यादव, सीएसओ को बोलते हैं सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। राइट ना, रोहित शर्मा जी ये भी बताएंगे आपको। जो सीएसओ ने देखा कि भारत में जो भी इनकम है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग रेंट से जो पैसा कमा रहे, वेजेस मजदूरी से जो कमा रहे, इंटरेस्ट ब्याज से जो कमा रहे, प्रॉफिट लाभ से जो कमा रहे, रिटायरमेंट पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन और पीएफ प्रोविडेंट फंड। भाई ये पीएफ क्या होता? तो जब आप नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करिए या सरकारी नौकरी करिए, जब आप नौकरी करेंगे और आप कहीं एम्प्लॉय होंगे तो आपकी सैलरी से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होगा, आपकी सैलरी से एक पर्टिकुलर अमाउंट कटेगा, उसे हम बोलेंगे पीएफ, उसे हम बोलेंगे प्रोविडेंट फंड। राइट। सो दोस्तों जो भी हमारे हिंदुस्तान में पीएफ है, संजय यादव बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है। सो दोस्तों जो भी हमारे हिंदुस्तान के लोग प्रोविडेंट फंड या इनसे ही रिलेटेड किसी और इनकम से जो भी पैसा कमाते हैं, ना कि सिर्फ ये बल्कि इनके अलावा अगर कोई और इनकम है इनसे ही संबंधित, उससे जो भी पैसा जो भी इनकम अर्न करते हैं, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इनकम को जोड़ दूं, ध्यान समझना, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इनकम को जोड़ दूं तो उसे मैं कहता हूं क्या? नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम निकालने का एक और तरीका हमें मिला प्रोडक्ट मेथड के अलावा, और उसे हम बोलते हैं इनकम मेथड। मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने जो भी इनकम कमाई, अगर मैं सबकी इनकम को ऐड कर दूं तो कॉमन सेंस से बताइए उसे मैं क्या बोलूंगा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अर्थात नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है इनकम मेथड, आय विधि। इसी प्रकार से तो वेल जाने पर बाद में कट कर देते हैं, पूछा कि किससे पूछें। कृतिका श्रीवास्तव क्या पूछ रहे हैं मुझे आप बताइए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं अगर मुझे आता है तो। क्या प्रॉब्लम है आपको ना? जो तीसरा मेथड है, जो थर्ड मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड और हिंदी में कहते हैं व्यय विधि। सो जो तीसरा मेथड है राष्ट्रीय आय के आकलन का, इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इसे बोलते हैं व्यय विधि। और इसी का संजय नाम था ना क्या? हाँ, रोहित शर्मा, देखो आपका जो आंसर था वो आ चुका है। और इसी का एक और नाम है और इसी को हम कहते हैं कंजम्पशन मेथड, इसी को हम लोग कहते हैं उपभोग विधि। सो जो दोस्तों तीसरा मेथड है कंजम्पशन मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, उपभोग विधि। सो ये तीन मेथड हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। आखिर ना जीएन जयप्रकाश जी क्या बोलते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, बताएंगे आपको। राइट, हाँ वैसे आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। मुझे वीडियो क्वालिटी कम करनी है, कैसे होगी? कृतिका श्रीवास्तवा, आप वीडियो क्वालिटी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 240 पर वीडियो क्वालिटी कर देते हैं तो बिल्कुल वर्ड्स स्ट्रेच होने लगेंगे और आपको सही क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो वीडियो क्वालिटी ऐसी ही रहेगी जिससे आपको थोड़ा अच्छे से वीडियो पता चले और वीडियो दिखे। सॉरी फॉर दैट कृतिका ना। तो तीसरा मेथड है नेशनल इनकम को निकालने का, वो है एक्सपेंडिचर मेथड, वो है व्यय विधि। मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, इसकी मदद से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर कैसे? तो हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर मॉडल्स हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं कि एक तो सेक्टर मॉडल है जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमिंग सेक्टर, जैसे हम बोलते हैं उपभोक्ता क्षेत्र। जैसे बताइए, हम सभी लोग क्या हैं? कंज्यूमर हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, कहता हूं भाई साहब 2 पैकेट मिल्क के दे दीजिए, 1 कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, तो मैं क्या हूं? कंज्यूमर हूं, मैं क्या हूं? उपभोक्ता हूं।
इसी प्रकार से एक और सेक्टर मॉडल है, जैसे हम वो बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जिस बंदे ने ये मार्कर बनाया, जिस बंदे ने ये माइक बनाया, जिस बंदे ने ये कैमरा बनाया, तो दोस्तों उन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसिंग सेक्टर मॉडल। ऐसे ही हमारे, मैं आपको थोड़ा एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक और सेक्टर मॉडल है, जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे बोलते हैं सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोस्तों CSO देखता है कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में CSO ने देखा कि कंज्यूमिंग सेक्टर, मतलब हम सभी लोगों ने कितना फाइनली एक्सपेंडिचर किया। दोस्तों हम सभी लोगों ने फाइनली कितना एक्सपेंडिचर किया। दोस्तों इसी प्रकार से देखा सेकेंडरी सेक्टर ने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया। गवर्नमेंट ने रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इन सब पर कितना एक्सपेंडिचर किया। तो दोस्तों CSO ने इन तीनों सेक्टर्स के टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया। तो देखिए एक तो हो गया हमारे हिंदुस्तान में कौन सा सेक्टर, कंज्यूमिंग सेक्टर मॉडल, एक हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर मॉडल, और एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल। जब इन तीनों सेक्टर मॉडल्स के टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय को ऐड किया, फिर उसकी सहायता से नेशनल इनकम निकाला। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि कैसे हमारे हिंदुस्तान में नेशनल इनकम पर सब। अब कोई बैच डैश पे नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। सर मेरी मोबाइल चलता नहीं, क्या करें, कैसे पढ़ें? तो कृतिका जी थोड़ा सा एडवांस वर्जन पर जाइए और थोड़ा सा, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट पार्ट। अगर आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को एडवांस वर्जन पर ले जाते हैं, मतलब एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले लेते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। अब भाई एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग वर्ड होते हैं, चूंकि हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। सो एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर अपने सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के लिए किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने प्रमोशन और ज़्यादा पैसा कमाना और आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर कृतिका जी आप एक बढ़िया से मोबाइल को स्विच कर लीजिए और दूसरे प्लेटफॉर्म का प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पर नाम न लिखिए, ठीक है। सो कृतिका जी ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि यू आर हेयर इन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड यू शुड नॉट राइट द नेम। तो अगर आप इस कमेंट को अपने आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दी। क्या डिलीट होते हैं कमेंट? कृतिका ये वाला कमेंट डिलीट कर दो, सेकंड वाला कर दो भाई, है ओके। यहां से नहीं होता कमेंट, ओके। सो तो दोस्तों अब देखिए क्या रोहित शर्मा ने कहा, सर प्रोडक्ट मेथड को जीडीपी कहते हैं तो इनकम मेथड को क्या कहेंगे? तो देखो प्रोडक्ट मेथड को जीडीपी कैलकुलेट होता है। अब मैं ज़्यादा, मैंने कहा था ना कि अगर टाइम मिलेगा तो बहुत डिटेल में बताएंगे। इसी तरीके से मैं बता दूं कि अभी मैं आपको बता सकता हूं कि इनकम मेथड का थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। क्या अगर आपको दूंगा तो शायद दिमाग में अभी आएगा नहीं, लेकिन आपने कहा तो आपको बता ही देता हूं। जैसे यहाँ पर इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ें होती, देखो बता देता हूं आपको, रोहित शर्मा जी एंड बाकी ऑल ऑफ यू समझना। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं अंदर। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बात बताना चाहता था। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था, देखना फोन किसका उठा लेना। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारे हिंदुस्तान में जो CSO है वो हर साल इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालता है, प्रोडक्ट मेथड से, इनकम मेथड से एंड एक्सपेंडिचर मेथड से। CSO हर साल इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है और इन तीनों मेथड से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है उसकी वैल्यू सेम आती है। एक बढ़िया पॉइंट सीखने को मिला कि हमारे हिंदुस्तान में जो CSO है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो हर साल इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है और इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती है।
अब भाई इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करता है और कैसे वैल्यू सेम आती है, ये भी हम आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा जी ने कहा कि सर जब हमने प्रोडक्ट मेथड से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर को ऐड किया तो इसे जीडीपी बोला, तो इसी प्रकार से इनकम मेथड में जब हम निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, तो अब मैं जवाब देना चाहूँगा, उसे हम लोग बोलेंगे जीएनपी। अब ये क्या है वो थोड़ी देर में बताएंगे कि निशांत कुमार सर यदि कोई मजदूर किसी कंपनी से पैसा कमाता है और वह एक्सपेंडिचर करता है और कंपनी भी मजदूर पर अपना एक्सपेंडिचर जोड़ता तो देखिए, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रोडक्ट मेथड की बात, कैसे इन तीनों मेथड से, निशांत कुमार कैसे इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आती है। तो जरा समझना कि पहले पूरे हिंदुस्तान में हुआ प्रोडक्शन, राइट। जैसे निशांत कुमार कंपनी ने किया प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स बनाए, पैसा खर्च हो रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ प्रोडक्शन। जब वो प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्ट्स बने और प्रोडक्ट्स बनकर मार्केट में गए, अब लोगों ने एक्सपेंडिचर किया, लोगों ने उसे खरीदा, एक्सपेंडिचर किया। जब लोगों ने उस पर एक्सपेंडिचर किया तो वो किसी न किसी व्यक्ति की बनी इनकम, तो वो किसी न किसी व्यक्ति की क्या बनी, इनकम। तो फिर पैसा कहां पहुंचा, प्रोड्यूसर के पास। फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट्स मार्केट में गए, फिर हुआ एक्सपेंडिचर और फिर बनी इनकम, फिर हुआ प्रोडक्शन, फिर हुआ एक्सपेंडिचर, फिर बनी इनकम। मतलब तीनों मेथड से, तीनों मेथड के बीच क्या है, एक सर्कुलर फ्लो है। एवरीबॉडी क्या है, एक सर्कुलर फ्लो है। इसलिए तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। मतलब यदि कोई मजदूर किसी कंपनी से पैसा कमाता है तो वो उसकी इनकम है, और वह कंपनी मजदूर पर जो पैसा खर्च करती है तो वो कंपनी का एक्सपेंडिचर है। तो आखिर तीनों मेथड्स के बीच, प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन तीनों मेथड्स के बीच एक सर्कुलर फ्लो है, एक चक्रीय प्रवाहन है। आखिर क्या सर्कुलर फ्लो है, इसको भी बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं नाउ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि आखिर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो क्या होता है, राइट। सो अनुरुद्ध मिश्रा सर बरोंड और लोकल में क्या डिफरेंट है, तो बरोंड क्या होता है ये बताइए, क्या आप ब्रांड कह रहे हैं। ना तो प्रॉफिट कहाँ गया, प्रशांत सिंह अभी आने वाली क्लासेस में आपको वो भी बता देंगे प्रॉफिट कहाँ गया, बिल्कुल चिंता ना करें ना। अगर मैं इनकम मेथड को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर आप लोग इजाज़त दें, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग के ऊपर से निकलेगा तो आप लोग बिल्कुल लोड मत लेना। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अब इसके बाद समझ में ना आए इसका एक्सप्लेनेशन, तो वो सोच लेना उनके लिए नहीं था, जिससे मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से बताऊं। देखिए आखिर नेशनल इनकम मेथड में है क्या, तो सबसे पहले इनकम मेथड में सबसे पहले इनकम मेथड में होता है क्या, तो इसे बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। समझना सीएसओ आखिर निकालता कैसे, तो इसे हम बोलते हैं कंपनसेशन, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले निकलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या नाउ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है, तो देखिए जरा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सबसे पहले हम देखते हैं वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश एंड काइंड। सो वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश एंड काइंड, समझना। तो जो वेजेस मजदूरी मिली या सैलरी मिली, चाहे कैश में या काइंड में, कैश का मतलब तो क्या हुआ कि नगद के रूप में, और काइंड का मतलब क्या हुआ, जैसे घर के रूप में, गाड़ी के रूप में। जैसे मैं टाइम्स कोचिंग में काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये लोग मुझे सैलरी देते हैं, कैश में भी देते हैं। इन्होंने एक बढ़िया सा मुझे एक अपार्टमेंट दिया है दिल्ली में, एक बढ़िया सी प्राइम लोकेशन पर, तो वो मेरे लिए एक सैलरी इन काइंड हो गई है। एक बढ़िया सी गाड़ी मुझे प्रोवाइड की है, तो वो सैलरी इन काइंड हो गई है। तो दोस्तों जो भी हमारे हिंदुस्तान में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं वेजेस एंड सैलरी
सैलरीज पेड इन कैश एंड काइंड। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर ये डिस्कशन आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल लोड मत लेना दोस्तों, ये मैं बहुत डिटेल में और थोड़ा सा सीडीएस और यूपीएससी लेवल तक जा रहा हूं, इसलिए आपको हो सकता समझ में ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को बता दूं इसको थोड़ा स्टॉप करके कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं जनरली आमतौर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को बस यही मिलेगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पाएंगे जो मैं बोलूंगा, क्या कि इन विच अमंग द फॉलोइंग इज आ और इज नॉट आ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बस खत्म कि सर क्या कि इनमें से, एग्जाम में क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है या कौन सी विधि नहीं है। पल्लवी त्यागी, सर प्लीज नेक्स्ट टॉपिक अभी बता देना नेक्स्ट क्लास का, ताकि हम पहले से पढ़ लें, फिर और अच्छा समझ आएगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं। और सर पीडीएफ बिल्कुल पल्लवी त्यागी, आपकी मनोकामना 100% परिपूर्ण की जाएगी ना। दोस्तों देखिए, तो मैंने कहा कि कहां पर था भाई मैं, अच्छा, तो मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं, तो पूरे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में मैं देखता, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो ये था कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है या नहीं है। तो अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड ये हैं, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। बस इस प्रकार का सवाल होता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इनकम मेथड के डिटेल में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कैसे आखिर इनकम मेथड को, ये मैंने रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट ये थोड़ा शॉर्ट में बताया था, अब थोड़ा और डिटेल में। क्या, तो एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सीएसओ जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो पूरे देश का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, देखिए सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश एंड काइंड। नहीं भाई, टाइम्स कोचिंग मेरा नहीं है, मैं यहां पर नौकरी करता हूं और मैं यहां पर एम्प्लॉय हूं, राइट जयप्रकाश जी। तो दोस्तों जो दूसरा जो मेथड है नेशनल इनकम, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर, वो है रिटायरमेंट पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन, राइट। इसके अलावा इसी के अंदर तीसरा एक और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जरा समझना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मतलब एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मतलब क्या है, कुछ नहीं, रट्टा मत मारना, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, थोड़ी ठंड बनाए रखना बस। देखिए वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश एंड काइंड, ये तो समझ में आ गया, जो भी एम्प्लॉय पूरे हिंदुस्तान में जो सैलरीज मिल रही है, रिटायरमेंट पेंशन भी समझ में आ गया। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, हिंदी में जो एम्प्लॉयर हैं उनका योगदान किस लिए, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सिक्योरिटी के लिए। मतलब क्या, कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लो, इसका मतलब है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। अरे बोलो हाँ या ना। जैसे आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो, हाँ रोहित शर्मा बिल्कुल सही बात। तो जो दोस्तों जो आपका जो एम्प्लॉयर है, तो वो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से एक पर्टिकुलर अमाउंट काट रहा है, डिडक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं पीएफ। क्यों, क्योंकि जब आप बुढ़े होकर रिटायर्ड होंगे तो सरकार आप लोगों को कई लाख रुपए देगी, ये सरकार या वो बंदा आप लोगों को जीपीएफ प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रोविडेंट फंड। क्यों, क्योंकि वो आपके सोशल सिक्योरिटी, बुढ़ापे का सहारा होगा वो अमाउंट, राइट, यस और नॉट। सो दोस्तों इसलिए उसे बोलते हैं, ये बिल्कुल कोर लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स की, तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इन शॉर्ट नथिंग, पीएफ, राइट। तो देखिए मैंने पहले लिखा वेजेस, ये लिख रखा, रिटायरमेंट पेंशन ये लिख रखा, प्रोविडेंट फंड भी लिख रखा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या, इसे हम लोग बोलते हैं, हाँ सर डिडक्ट होती है, यस। सो इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो पहले सीएसओ पूरे हिंदुस्तान का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, तो इसे देखते हैं हम सबसे पहले, राइट नाउ।
जो दूसरा मेथड है, जो इसमें सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट बी। तो जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी, इसमें क्या आता है जरा देखना, तो इसमें आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, तो जरा ध्यान से सुनना भाई। ऑपरेटिंग सरप्लस में कुछ चीजें आती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रॉयल्टी, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपकी क्लास लैपटॉप पर नहीं चल रही, सिर्फ ऐप में चल रही है क्या? हाँ जी ना। इसके अलावा अभी तो लैपटॉप पे चल रही है, बाद में ऐप पे भी, बाद में लैपटॉप पे चलना बंद हो जाएगी। इसके अलावा रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, प्रॉफिट लाभ, और लास्ट इंटरेस्ट ब्याज। सो दोस्तों ये चार चीजें आती हैं किसमें? ऑपरेटिंग सरप्लस में। मैं बता देता हूं, जैसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों बिल्कुल चिंता नहीं करें, सिर्फ यहां तक जो पढ़ाया था वो समझ लें। ये इनकम मेथड का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए रेंट ये लिख दिया था पहले मैंने। रॉयल्टी क्या होता? तो रॉयल्टी का मतलब है दोस्तों, जैसे आप लोग कोई भी एक इनोवेटिव काम करते हैं, इनोवेटिव या कोई भी एक नया काम करते हैं, तो जब आप न्यू काम करते हैं तो उसका जो राइट है वो सिर्फ आपका है। जैसे मान लो मैंने एक किताब लिखी और वो किताब लिखकर मैंने एक पब्लिशर को दे दी, तो पब्लिशर मुझे उस किताब पर जितने भी यूनिट्स या जितने भी उस किताब की लाइक कॉपी बिकेंगी, उसका वो मुझे लाइफ टाइम रॉयल्टी देगा। सो रॉयल्टी एक प्रकार का लाइफ टाइम इनकम है फॉर इनोवेटिंग और फॉर डूइंग समथिंग न्यू, नया करने पर। प्रॉफिट लाभ क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ जाते हैं लाभ क्या है। इंटरेस्ट ब्याज क्या है, तो वो भी मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। तो अगर हम देखें इन सब चीजों को कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसमें नंबर थर्ड जो आता है दोस्तों, जो तीसरा आता है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। इसी में जो तीसरा आता है, एक तो हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसका जो सी पार्ट है वो हो गया मिक्स्ड इनकम। भाई ये मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय क्या है कि जैसे जो लोग बाहर मान लो पॉटरी मेकर है जो पॉटरी बना रहे हैं, या जो लोग मान लो बार्बर शॉप पे काम कर रहे हैं, इन सब लोगों की इनकम को सीएसओ ने नाम दिया है मिक्स्ड इनकम, राइट। अब जब सीएसओ करता क्या है, थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करना। सीएसओ करता क्या है, ए देखो, ए प्लस बी, ए का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बी का मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस सी का मतलब है मिक्स्ड इनकम। जब सीएसओ इन तीनों ए प्लस बी प्लस सी करता है तो इन तीनों को ऐड करने पर मिलता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आखिर ये जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है ये भी सिखाएंगे, लेकिन टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है और कला का प्रदर्शन कलाकार जानता है कि कब करना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, और जिसका ये सवाल था उसका जवाब उस तक पहुंच गया होगा। सो दोस्तों ये तीन तरीके हैं, ए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बी ऑपरेटिंग सरप्लस, सी मिक्स्ड इनकम। जब इन तीनों को ऐड किया तो निकला जीएनपी, और फिर जीएनपी को घुमाया फिराया फिरकी लगाया और उसके बदले उससे क्या निकाला, नेशनल इनकम। तो दोस्तों ये रहा इनकम मेथड का एक्सप्लेनेशन, राइट। सर समझ में आ रहा है, टोटल तो 4 मेथड में ही इंक्लूड हो रहा है। सो टोटल तो हाँ, तो टोटल तो सही है, तो इन सब का टोटल यही है जो मैंने यहां पर बताया था। सो दिस इज कॉल्ड द नेशनल इनकम के मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग राष्ट्रीय आय, राइट। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो हमने एक डिस्कशन स्टॉप किया था क्या, कि हमारे देश में जो सीएसओ है वो हर साल तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालता है, और वो कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है।
अब दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि तीनों मेथड से जो नेशनल इनकम निकलता है उसकी वैल्यू सेम आती है। और वैल्यू सेम क्यों आती है? क्योंकि पहले हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हुआ, फिर जो प्रोडक्ट्स बने वो मार्केट में गए, फिर एक्सपेंडिचर हुआ, फिर इनकम हुई। तो इन तीनों सेक्टर के बीच एक सर्कुलर फ्लो होता है, और वो सर्कुलर फ्लो क्या है अब दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों और डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं जरा तीसरे मेथड पर बात करते हैं। और नहीं ये तो हो गई। अब चलते हैं जरा आप लोगों को सर्कुलर फ्लो दिखा देते हैं। सो आई एम एट प्रेजेंट सीएसओ एम्प्लॉय वाओ। विद्या लक्ष्मी जी कहाँ पर आप पोस्टेड हैं? सीएसओ का दोस्तों जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। बाकी विद्या लक्ष्मी जी आप लोगों को सीएसओ के बारे में कुछ और बातें बताएंगी। तो विद्या लक्ष्मी जी बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में जो सीएसओ है वो डेटा कंपाइलेशन का काम करता है। तो इसके साथ साथ एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं। यही बातें देखिए विद्या लक्ष्मी जी भी आपको बताएंगी। सो इसी का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एनएसएसओ। तो एनएसएसओ का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं एन्यूमरेटर्स, के होते हैं फील्ड डेटा कलेक्टर्स। सो दोस्तों एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसएसओ पूरे हिंदुस्तान में डेटा कलेक्शन का काम करता है, और फिर वो ले जाकर सीएसओ को दे देता है, और उसका डेटा कंपाइलेशन और मैनिपुलेशन और डेटा का रिजल्ट एनालिसिस करने का काम सीएसओ करता है। तो विद्या लक्ष्मी जी कुछ बताइए, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं और आपका काम क्या है, और एक्चुअली सीएसओ के बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी और जानकारी दीजिए आप प्लीज विद्या लक्ष्मी जी। सर सेम वैल्यू देन वी यूज 3 मेथड फॉर कैलकुलेशन। यस, तो मैंने कहा क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट पिक्चर निकालने के लिए कि एक्सपेंडिचर, इनकम और आउटपुट तीनों से एग्जैक्ट पिक्चर निकले। सुदर्शन, विद्या लक्ष्मी जी कुछ आगे बोलिए यार, आप तो चुप हो गए। कहां पर पोस्टेड एंड ऑल कुछ बताइए। लगता है लड़की शर्मा गई। सो चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, इसमें सर्कुलर फ्लो क्या है जरा वो देखते हैं। कोलकाता, ओके। सो विद्या लक्ष्मी जी क्या है आपका जॉब प्रोफाइल, और आप कैसे सिलेक्ट हुए और क्या काम है, थोड़ा सा बढ़िया डिटेल में लिखकर बताएं, जिससे और भी बच्चे पढ़ें और थोड़ा सा मोटिवेट हो आपसे ना। कैसे लगे, किस एग्जाम के थ्रू लगे, सीएसओ का काम क्या है, और अच्छे से थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्योंकि चूंकि आप उस संस्थान में काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो बिटवीन different sector models of an economy। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रीय मॉडल्स के बीच सर्कुलर फ्लो। अब हम देखेंगे जो देश में इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके जो अलग अलग सेक्टर मॉडल्स हैं उनके बीच क्या सर्कुलर फ्लो है, जरा इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सेक्टर, जो सबसे पहला क्षेत्र है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है कंज्यूमिंग यूनिट। भाई कंज्यूमिंग यूनिट का मतलब है हम सभी लोग क्या हैं दोस्तों? कंज्यूमर्स हैं। हम सभी लोग क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो सर मैं बेरोजगार हूं, फ्रॉम छपरा, क्लास एंड होने के बाद वोट देने जाएंगे। बिल्कुल प्रिंस राज जी, जाइए वोट देकर आइए ना। इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर मॉडल है
इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे एक लाइन में, इसे एक वर्ड में और बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर। हिंदी में उपभोक्ता क्षेत्र, कंज्यूमिंग सेक्टर यूनिट, क्या कंज्यूमिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, कंज्यूमिंग सेक्टर या उपभोक्ता क्षेत्र, और हाउस होल्ड का मतलब पारिवारिक। दूसरा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हिंदी में बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर उत्पादन क्षेत्र, एंड इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, राइट। विद्यालक्ष्मी एनएसएसओ मेनली डिवाइड इन 3 सेक्शन, डीपीडी, एसडीआरडी, यस, एंड एफओडी, यस। सो विद्यालक्ष्मी जी डिटेल में बात होगी आपसे बाद में, राइट ना। और दोस्तों आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, दिस इज माय ओन पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 888223456447। so this is my personal contact number 8882234546 and 47। तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्लीज़ कॉल करने की कष्ट ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। वैसे कॉलिंग नंबर भी है ये, लेकिन कॉल ना करें प्लीज़, सिर्फ व्हाट्सएप करें। और आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इस नंबर का यूज़ किस लिए करें, फॉर क्वेश्चंस डिस्कशन। सो अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी सवाल ना समझ में आए तो आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करें, आपको बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन इस नंबर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों मैं हर रोज़ कई 100 क्वेश्चंस के जवाब अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। सो दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। सो व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर, बहुत हाईली इमरजेंसी सिचुएशन में आप कॉल करें, अदरवाइज जैसे मैं दिन भर क्लास में रहता हूं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो अब इतना मुश्किल है कि इस तरह से आपकी कॉल अटेंड कर पाना। तो दोस्तों दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 8882345647। तो आप इस पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ और बातें कि हाँ, तो एक तो हो गया कंज्यूमिंग सेक्टर मॉडल, मतलब एक तो हमारे हिंदुस्तान में हो गए कंज्यूमर्स, जैसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। एक हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर मॉडल, उत्पादन क्षेत्र। एक और सेक्टर मॉडल है जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल। एक और सेक्टर मॉडल है जिसे हम बोलते हैं सरकार, सरकारी क्षेत्र भी हमारे हिंदुस्तान में है। तो एक तो हो गया कंज्यूमिंग सेक्टर जो हम लोग हैं, एक हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर जो सरकार है। इसके अलावा एक और सेक्टर मॉडल है दोस्तों, और वो सेक्टर मॉडल क्या है, अबे तुम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया, थैंक यू तो बोल दो बे एक बार कि बिल्कुल ही हाँ गधे हो तुम लोग। सो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम्स कोचिंग के बारे में बताओ, ये गुरु दक्षिणा है हमारी, अगर आप लोग देना चाहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में तो थैंक यू सो मच अजीत यादव जी ना। एक और सेक्टर है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है हिंदी में बाहरी क्षेत्र, और बाहरी क्षेत्र का मतलब है, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है इंडिया के अलावा पूरी दुनिया। सो दोस्तों इंडिया के अलावा पूरी दुनिया, उसे हम बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दोस्तों एक तो हो गया कंज्यूमिंग सेक्टर, एक हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और एक हो गया इंडिया के अलावा पूरी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो हाँ बिल्कुल सुदर्शन जी, ऐसे ही हेल्पिंग नेचर रहेगा, आप लोग बस सपोर्ट करें तो ऑलवेज टीचर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल ब्रो ना। कब तक आएगा, बहुत जल्दी मनीषा कुमारी, हम लोग आईएएस का बैच लॉन्च करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक बच्चे बहुत बढ़िया से जान जाएं और जब हम लोग आईएएस का बैच लॉन्च करें तो वो सुपर डुपर हिट हो, जैसे हमारा जीएस स्पेशल का बैच हुआ। और दोस्तों अगर आपके जो भी भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स कोचिंग के बारे में शेयर करें, जिससे हम लोगों को और बढ़िया लगेगा। हाँ तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे चलते हैं
कि एक तो हो गया कंज्यूमिंग सेक्टर उपभोक्ता क्षेत्र, एक हो गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर उत्पादन क्षेत्र, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र। इसके अलावा थैंक यू सो मच आमिर, चाय ले लो। और एक और सेक्टर मॉडल हो गया दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया। इसके अलावा एक और सेक्टर मॉडल है दोस्तों जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, हाँ रेड पेन देना आमिर, इसे हम लोग बोलेंगे, थैंक यू। इसे हम लोग बोलेंगे बैंकिंग सेक्टर। हमारे बीच एक और सेक्टर मॉडल काम करता है जिसे बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर, इसे फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ये हो गए 5 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जरा देखना, कंज्यूमिंग, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल, बैंकिंग। आखिर इन सेक्टर मॉडल्स के बीच सर्कुलर फ्लो कैसा है और ये सर्कुलर फ्लो क्या है, ये आप लोगों को अगली क्लास में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन एक मिनट, लेकिन फिर आज की क्लास में क्या होगा, तो अब आपकी आज की क्लास में आपके कोई डाउट्स हो, कोई डिस्कशन हो तो वो आप कर सकते हैं। तो आज क्लास इतनी सी है फ्रॉम माय साइड, और इस टॉपिक के बारे में डिटेल में ज्ञान होगा, डिटेल में डिस्कशन होगा अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास शुरू होगी सर्कुलर फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो दोस्तों जब तक, क्योंकि चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था अपनी क्लासेस में, और अभी आप लोगों को बता देता हूं जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, कि मैं हर क्लास के लास्ट के 10-15 मिनट या कभी 5 मिनट अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि दोस्तों हाँ पीडीएफ बिल्कुल इस क्लास के बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग अपलोड कर लें, मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अभी ये टॉपिक यहां पर क्यों रोका मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि ये कम से कम 30 से 40 मिनट का टॉपिक है, तो टाइम बचा है सिर्फ 12-13 मिनट, तो इतने देर में ये टॉपिक नहीं हो सकता, बीच में छूट जाता, इसलिए अगली क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को अपना पढ़ाने का तरीका बता दूं कि हर टॉपिक के बाद अगर टाइम मिला तो लास्ट में 10-15 मिनट डिस्कशन सेशन चलता है, और इस सेशन में ना कि सिर्फ आप इस टॉपिक से संबंधित, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान, पूरे इकोनॉमी में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप कोई भी प्रश्न पूछिए तो मुझे अच्छा लगेगा उसका जवाब देकर। नाउ गाइस, और साथ में ये भी बता दो तरीका कैसा लगा। तो हर क्लास के लास्ट में यदि कंडीशन अप्लाई, टाइम बचा तो मैं डिस्कस करता हूं क्या, अलग अलग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सेशन और डिस्कशन सेशन। चलिए दोस्तों, निशांत कुमार, नहीं अभी हम इन्फ्लेशन को बिल्कुल दोबारा से आप लोगों के बैच में शुरू करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, राइट। बस अभी क्या हुआ कि उस दिन वीडियो भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था और मैंने आज की क्लास में बता भी दिया, तो बार बार एक ही बात ना करवाएं, आगे चलते हैं। कोई और सवाल पूछिए इकोनॉमिक्स से। पल्लवी त्यागी, ओके थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जयप्रकाश। सर मेरा भाई डैश है तो मैं ऑनलाइन भाई की आईएएस की तैयारी कराना चाहता हूँ, ठीक है मनीषा जी, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, देन आई विल डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू नीड फ्रॉम टाइम्स। थैंक यू जयप्रकाश। चलिए दोस्तों सवाल पूछे, आप लोग कोई भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीएस की क्लासेस तो आई होप बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। कुछ पढ़कर आते तो पूछते, पहले आप पीडीएफ दे दीजिए फिर पूछेंगे। अबे प्रशांत तू यार, जब देखो आपने प्रशांत एक बार कह दिया पीडीएफ, मैंने उसका जवाब दे दिया कि उसे अपलोड करेंगे, फिर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब बार बार एक ही बात मत किया करो, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनने वाले हैं। सो फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर यू हैव टू हैव एक्ट लाइक एन ऑफिसर ना। सर इंडियन इकोनॉमिक्स का पायनियर किसे कहते हैं? देखो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर हम चाणक्य या इन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते थे। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तो अर्थशास्त्र का जनक कहलाते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिन्हें विष्णुगुप्त कहते थे। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ। रोहित शर्मा जी, सर आप बोले तो इन्फ्लेशन अच्छा है देश के लिए, पाउंड बढ़ा डिड यू क्या देश के लिए, तो बता देंगे। प्रिंस राज फ्रॉम छपरा, चिंता मत करो, जब टॉपिक चलेगा तब बताएंगे।
मौद्रिक आय क्या होती है? तो मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम का मतलब है जो भी आपको फाइनेंस, जो भी आपको मनी है, जो भी आपके पास हम पैसा है, उसे हम मौद्रिक आय कहते हैं। सो मौद्रिक का मतलब है मनी और आय का मतलब है इनकम। तो जो मॉनेटरी इनकम है, जो भी सैलरी वैलरी मिल रही है, इसे हम मॉनेटरी इनकम कहते हैं। अभिषेक जी, हाँ, CSO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मैंने बताया था, और अभी विद्या लक्ष्मी जी काम भी करती हैं वहाँ पर। सर प्राइवेट रेमिटेंसेज, यस पल्लवी जी। सो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? जयप्रकाश बिल्कुल बताते हैं अभी आपको। और उससे अलावा कैन बी कंसीडर करेंसी एज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली मार्केट? नहीं, करेंसी मोनोपोली मार्केट अलग चीज है, बाजार, और करेंसी को उसका एग्जाम्पल कैसे बता सकते हैं? करेंसी कोई बाजार थोड़ी ना है। सुदर्शन का जवाब हो चुका है कि क्या करेंसी को मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार कंसीडर करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि करेंसी कोई बाजार नहीं है। चलिए, जयप्रकाश जी का क्वेश्चन बहुत लंबा है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंट है, लेकिन तो क्या क्या प्रिंस राज, क्या कौन सा क्वेश्चन? ये इन्फ्लेशन में ही बताएंगे यार, क्यों चिंता कर रहे? चलिए, प्राइवेट रेमिटेंसेस का मतलब है जो भी प्राइवेट रेमिटेंसेस, मतलब जैसे मैंने अपने भाई के अकाउंट में कुछ भी पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो उसे कहेंगे प्राइवेट रेमिटेंसेस, राइट। सो इसे प्राइवेट रेमिटेंसेस कहते हैं, ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, दैट इज कंसीडर्ड एज प्राइवेट रेमिटेंसेस, राइट। सो जीडीपी और जीएनपी की फुल फॉर्म रिपीट कीजिए। तो वसीम सैफी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका अगली क्लास में डिस्कशन भी करेंगे कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या है। सर बाजार और बाजारवाद में क्या डिफरेंस है? तो एक है मार्केट और एक है मार्केट मैकेनिज्म। सो बाजारवाद मतलब मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बायर्स एंड सेलर्स हो एंड दे आर बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, और वहां पर वस्तुओं और सेवाओं को आपस में खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो उसे कहेंगे बाजार। बाजारवाद का मतलब है अलग अलग टाइप के मार्केट हो सकते हैं, जैसे सोशलिस्टिक मार्केट हो सकता है, कैपिटलिस्टिक मार्केट हो सकता है, मिक्स्ड मार्केट हो सकता है। मतलब मार्केट के प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस की स्टडी जब हम करेंगे तो उसे कहेंगे बाजारवाद, राइट। अबे प्रिंस राज, तू क्या एकदम उल्लू है क्या बे? तुझे मैं बता चुका हूं एक बार कि मैं इन्फ्लेशन दोबारा से पढ़ाऊंगा और पूरा पढ़ाऊंगा, तू कह रहा खत्म कर दिए। क्या 1 नंबर के ढोर भरे पड़े क्या? अबे थोड़ा तो समझा करो बे, 10 बार बोल चुका। सो नाउ ग्रीन अकाउंटिंग। सो ये ग्रीन अकाउंटिंग क्या है? तो ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब है जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पेपर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम को स्विच करके हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे जा रहे हैं। तो अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे जा रहे हैं तो उससे पेपर वेस्ट नहीं होगा, पेपर ज़्यादा कम यूज होगा और ट्री कटिंग भी रुक जाएगी। तो दोस्तों, एडॉप्शन ऑफ दोज टेक्नोलॉजी विच आर हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे आर स्केयर्स, वो लिमिटेड हैं, तो उसे हम ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन अकाउंटिंग, ऐसे ही हम ग्रीन जीडीपी एक कॉन्सेप्ट आएगा तो उसे हम कहते हैं ग्रीन अकाउंटिंग या ग्रीन जीडीपी। लोन माफ करने से इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा निशांत कुमार, क्योंकि अगर इकोनॉमी की जीडीपी पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर लोन माफ कर दिया तो बैंकों के पास जो फंड्स आने थे वो कम हो जाएंगे, मतलब मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम हो जाएगी, और मनी सर्कुलेशन कम होगी तो प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। नाउ एनी अदर सवाल प्लीज? ठीक है प्रिंस राज, कोई बात नहीं। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास कहाँ से शुरू होगी मुझे याद दिलाना। सर्कुलर फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स ऑफ एन इकोनॉमी, हिंदी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रीय मॉडल्स के बीच एक चक्रीय प्रवाहन क्या है और कौन कौन से सेक्टर मॉडल्स पर डिस्कशन होगा इस पर। और दोस्तों ये कम से कम 35 से 40 मिनट का डिस्कशन होगा और बहुत वंडरफुल ज्ञान मिलेगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू, कीप रॉकिंग गाइस, लव योर parents, respect your parents and study smartly and get success very soon. God bless you all.